दुनिया एक जोकर को जोकर के रूप में ही देखती है, लेकिन जोकर खुद को एक कलाकार के रूप में देखता है। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचती है। अपने हुनर को पहचानो और उस पर गर्व करो। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज है 10 अगस्त 2020 सोमवार और हमारा एपिसोड नंबर है 93। दोस्तों, क्विकली मैं आपको अपडेट देता हूं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। क्विक अपडेट में है कोरोना वायरस के 22,12,429 केसेस हो चुके हैं एज ऑन डेट। 61,537 नए केस डिटेक्ट हुए हैं 24 आवर्स में। डेथ अभी तक 44,457 हुई है और पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या है 933। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाऊंगा। और आपको मालूम है एयर इंडिया एक्सप्रेस एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और जिसमें कि कई लोगों की मृत्यु हो गई और दोनों पायलट की भी डेथ हो गई। दोस्तों, इसके बारे में एक रिक्रिएशन किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। जो प्लेन क्रैश हुआ था शुरू से लेके आखिर तक का एक रिक्रिएशन है और मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है ये एक छोटा सा।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस। और अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा कोरोना वायरस से बहुत लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और पिछले जनवरी से आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी से और करीब अब अगस्त चल रहा है, 10 अगस्त है और करीब 8 महीने हो चुके हैं, 7.5 और 8 महीने, और इससे पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। दोस्तों इसके बारे में एक छोटा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है कम से कम 2 साल और चलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो विशेषज्ञों ने बताया कि करीब ये 2 साल और चलेगा और आने वाला समय और खराब आने वाला है। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है और किस तरह से आपको अपने आप को बचा के रखना है। जो हमें अपने लाइफ स्टाइल है वो पूरा चेंज करना होगा। जो पहले था प्री कोविड और जो पोस्ट कोविड होगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो दोस्तों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले आपको जो आपका पैसा है उसे बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि आपको 2 साल का रिजर्व बना के रखना है। तो जो आपने पैसा कमाया उसे संभाल के रखिए, और नहीं तो आप मेहनत करके कुछ पैसा कमाइए, अपने वेस्ट को बचाइए। उसके अलावा जो आपकी जॉब है, ये नंबर 2 है, जो आपकी जॉब है, जो आपकी नौकरी है, उसे आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जॉब आज की डेट में बहुत मुश्किल है और जिसके पास है उसे आप संभाल के रखिए, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे कि आप सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में जा सकें। तीसरा दोस्त, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए आप फ्रीलांसिंग पे ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास जॉब नहीं है। चौथा, मेडिसिन, जो मेडिकल है, फार्मा जो सेक्टर है, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, आप फार्मास्यूटिकल में हैं, तो शायद आपके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर पर ही ध्यान देंगे। उसके अलावा दोस्तों 5वां जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके पेशेंस की अभी आने वाले समय में बहुत परीक्षा होने वाली है, इसलिए अपना पेशेंस जरूर रखिएगा। और अगर आप लकी हैं तो आपके पास जो आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव करने के लिए भी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको नेगेटिविटी नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल फैक्ट है जो आने वाले समय पर है। इसलिए अपने पैसे को जरा सा भी बर्बाद मत कीजिएगा, पैसे को संभाल के रखिएगा, लग्जरी को सारी छोड़ दीजिएगा। जो आपकी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों को लिमिटेड कीजिएगा और उस पैसे को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये पैसा आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया गया है कि आने वाले 2 साल में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है और अपनों का ख्याल रखना है। तो दोस्तों पेश है आपके सामने एक छोटा सा ये। COVID-19 is not going to disappear. It's going to be around for at least 2 years. And a lot of people are scared for their health. But just as importantly, a lot of people are scared for their wallets and their money, including me. So what is going to happen? Here is my best guess. Money. There will be a lot less of it. So save it. Don't spend money on anything you don't need. Don't buy Starbucks coffee. Don't buy a car. Don't buy the stock market. It's gonna crash. Don't even buy that H&M t-shirt or that extra suit you don't need, because weddings won't be back for a while. Jobs. Many jobs are simply not coming back. Waiters, tour guides, hospitality industry. It's gonna take at least 2 years to get the same number of jobs back. So in this free time, you must spend it on education. Get a skill that can make money fast. As a business myself, I'm still looking to hire people, but people with internet skills. People who know how to edit videos. People who know how to run Facebook ads, build websites, create a sales funnel. People with an IT degree, not a philosophy degree. And these skills are going to be so much more important in the future. Freelance. With 20% unemployment in the US, it's gonna be a long way to get back to 5%. So this is the time to create your own job. Go online and teach the piano. Go online and offer your design services. Traditional city jobs
are pretty much dead. Medicine. If you are not sure about studying medicine, then this is the time to do it. COVID-19 taught us the world needs you, the doctor and the nurse. The world doesn't need me. It doesn't need Gucci. It doesn't need all these travel influencers. We are not essential. You are. Patience. Once physical lockdown ends, a new one begins. And this one is gonna suck because it's going to be for 2 years. For 2 years, no more large gatherings like these. No more group tours, no more busy offices, no more full airplanes, and no more money flying around. This is the time to think different. Everything I mentioned above is possible if you are lucky. But if you are in the bottom 10% of society, it's impossible. Not everyone can afford to upskill or to even have a computer. That's why income inequality is about to go up. The rich will stay rich, the poor will get poorer, and the gap will go even wider. For the first time in decades, millions of people will enter poverty, not escape it. So, if there is one thing we need to do for life after COVID-19, is to have more compassion. Look after yourself first, and then look after your neighbor. Odds are they're having a harder time. This is not the time to spend money, but it's definitely the time to give it. And maybe that's how we're going to beat this pandemic together. Stay home, stay safe, and I'll see you next week. दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और इस कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको अब एक बहुत ही मतलब कि जब आप घर में बैठे होते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे, अगर आपके बुजुर्ग आपके साथ रहते हैं या आप उनके साथ रहते हैं तो वो हमेशा पुरानी बातों का जिक्र करते हैं। और मेरे ख्याल में एक कारण होता है पुरानी बातों का, और शायद करना भी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको उन पुरानी बातों के बारे में बताऊं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे हैं, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी होती है। इसे संभाल कर रखिएगा। और दोस्तों अब मैं कविता के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराने समय में और आज के समय में कितना बड़ा अंतर है। तो एक बार फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ पुराने समय में, और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। और कविता का शीर्षक है वो जमाना कुछ और था। दोस्तों वो जमाना कुछ और था। अब इस कविता को आप सुनिएगा और सच में आपको महसूस होगा कि आप पुरानी दुनिया में चले गए हैं वापस। वो जमाना और था कि जब दरवाजों पे ताला नहीं भरोसा लटकता था, तब खिड़कियों पे पर्दे भी आधे होते थे। खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सके। जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो जमाना और था, वो जमाना और था कि जब पड़ोस के घर बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। वो जमाना और था कि जब गेहूं साफ करना किट्टी पार्टी सा हुआ करता था, कि जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं लिए जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते थे। वो जमाना कुछ और था कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूखे रहें ये बताना मुश्किल होता था। वो जमाना और था कि जब हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। जब डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो जमाना और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार जैसा हो जाता था। वो जमाना और था जब 8 मकान आगे कहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तोरई भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी ये,
वो जमाना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे, जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थी, माँ पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। वो जमाना और था जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे। दोस्तों गौर से सुनिएगा, जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी कसम दिया करते थे, वो जमाना और था जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। वो जमाना और था जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे। दोस्तों एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर लाया करते थे, जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे, वो जमाना और था जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे, जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे, जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत नहीं थी, जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी हुआ करता था, जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था, जब रात में नाखून काटना मना था, जब रात में नाखून काटना मना था, जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था, जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नजर का टीका लगाना जरूरी था, जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी, जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी, वो जमाना कुछ और था, वो जमाना कुछ और था। तो दोस्तों ये है कहानी आपको पिछले ज़माने की, जब आप सुन रहे थे कि इतनी अच्छी अच्छी बातें थी और इन बातों में हमें पुरानी यादें आ गई हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब फिर आगे लेके चलता हूँ। अब इस जो आपको कविता सुना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आ रही होगी और इस कविता में जो हमने बताने की कोशिश की है कि हम पुराने ज़माने की तरफ जा रहे हैं और नया ज़माना जिसको हमने चुना है वो शायद अब हमारा कुछ उसमें रह ही नहीं गया है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे, जब कज़न नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे, जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी, जब गले सुरीले होना ज़रूरी नहीं था, जब गले सुरीले होना ज़रूरी नहीं था, दिल खोलकर बन्ने बन्नी गाते थे, जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था, 8-10 दिन के गीत गाया जाते थे, जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी, जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी गिलास के गिलास पी जाते थे मगर गला खराब नहीं होता था, जब बिना एसी रेल का लंबा सफर पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था, जब सड़क पर बर्फ के गोले वाले काका का बचा बर्फ का टुकड़ा लूटा करते थे, जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाया करते थे, जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बेतकल्लुफी से किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे, जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे, जब अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना रही हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे
पहुंच जाया करते थे, जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी, जब एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजय मुस्कान होता था, जब गिल्ली डंडा, चंगा पो, सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे, जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे और डॉक्टर हमारे घर आते थे, जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी, जब मोबाइल नहीं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता और कादम्बनी के साथ दिन फिसलते जाते थे, जब टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाया करते थे, जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे, तब हम वो जमाने को याद करते हैं। वो जमाना बहुत अच्छा था, वो जमाना बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता का लुत्फ उठा रहे होंगे और मैं अब इसको कविता को ख़त्म करने वाला हूँ। और आखिरी जो चंद लाइनें हैं वो इस प्रकार हैं। जब स्वेटर की गर्माहट बाजार में नहीं खरीदी जाती थी, जब स्वेटर की गर्माहट बाजार में नहीं खरीदी जाती थी, जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था, जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोला करती थी, जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी, जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी, जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी, वो जमाना और था, वो जमाना वाकई कुछ और था। तो दोस्तों, कैसी ये लगी ये कविता? मुझे उम्मीद है कविता लंबी है, लेकिन ये बहुत हमने आपको बताने की कोशिश की है कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में कितना अंतर है, और आज भी हम पुरानी बातों को याद करके एक अपनेपन का एहसास और अपनेपन को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, दिल समुद्र जैसा रखना, नदियाँ खुद ही मिल जाएंगी, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, ये चारों जो जीवन में सही मिले तो जिंदगी निखर जाती है, वरना बिखर जाती है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले, यानी कि प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को समापन करेंगे। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। तो कहानी मैं इस प्रकार शुरू करता हूं आपसे। दोस्तों, एक महिला बहुत ही धार्मिक थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था। बहुत ज्यादा भजन, सिमरन और सेवा किया करती थी। किसी को भी गलत ना बोलना और सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। वो सिर्फ एक चीज से दुखी थी कि उसका आदमी उसको रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई, लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से अर्ज की कि हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हो गई है? मैं सत्संग भी आती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके हुक्म के अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा आदमी मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूं? गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ जी, देता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा, अब शायद गुरु की कोई दया मेहर हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत बन गई कि रोज अपनी घरवाली की पिटाई करता था। कुछ साल और निकल गए और उसने फिर महाराज जी से कहा कि मेरा आदमी मुझे रोज पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज जी ने फिर पूछा कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? और महिला ने फिर उत्तर दिया, हां जी, देता है। तो महाराज ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके पति के स्वभाव वैसे का वैसा ही बना रहा और वो रोज उससे लड़ाई झगड़ा करता था, और वो महिला उस बात से बहुत तंग आ गई थी। कुछ एक साल और गुजरे तो वो फिर गुरु महाराज जी के पास गई और उसने कहा कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या कसूर है?
मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, और फिर मुझे जिंदगी में सुख क्यों नहीं मिल रहा? गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? तो उसने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज जी मुझे मेरा कसूर तो बता दो, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, बेटी तेरा पति पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तू उसकी सौतेली मां थी, तू रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिन तक भूखा भी रखती थी। शुक्र मना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा जो कर्म तुमने किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें अवश्य करना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। तो दोस्तों, इसलिए हमें भी कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं, और उससे पहले कहना चाहता हूं कि सुप्रभात कोई साधारण शब्द नहीं होता है, इसमें बहुत ही अर्थ होता है। सु मतलब कि सुबह से शाम तक, आप मतलब कि प्रसन्नतापूर्ण, और भा का मतलब भाग्यशाली, एवं ता का मतलब तनाव रहित रहे। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माधुल आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। और अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता है, और कल फिर आपसे मुलाकात करेगा एक अपडेट के साथ, एक कविता के साथ, एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।